Hello students, welcome to your social science class. As we were reading first chapter of history, the French Revolution, we read about the introduction of the chapter, French society, division, French society during the late 18th century, rise of middle class, subsistence crisis, and a growing middle class investigates an end to privileges. Now continue with our next topic, the outbreak of the revolution. क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई थी? Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि किस तरह से लुइस 16 ने टैक्स इंक्रीज किए थे. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. तो यह आप क्या सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि किंग ने ऐसा किस तरह से किया जो ओल्ड रिगिम के टाइम पे, पुराने किंगडम के टाइम पे फ्रांस के जो किंग थे वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकते थे. रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. पहले वाले किंग को स्टेट जनरल की जो प्रतिनिधि सभा थी उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी और टैक्स को इंक्रीज करने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी. द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसे तीनों स्टेट के जो पीपल थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स इलेक्ट करके भेजते थे. तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अलग अलग प्रतिनिधि या लीडर भेजते थे. हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. लेकिन किंग ही यह डिसीजन ले सकते थे कि इनकी मीटिंग कब बुलानी है. द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614. पिछली बार ये जो मीटिंग थी स्टेट जनरल की वो 1614 में हुई थी. ऑन मई 1789 लुइस 16 called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. 5 मई 1789 को लुइस 16 ने फिर से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए. ए रिस्प्लेडेंट हॉल इन वर्सेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स. इस मीटिंग के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया, एक हॉल को सजाया गया. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने मीटिंग के लिए अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे जो आमने सामने रोज में चेयर्स पे बैठे थे. जो थर्ड एस्टेट के जो पीपल थे उन्होंने 600 मेंबर्स को भेजा था, रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया था और वो उन चेयर्स के पीछे खड़े थे. द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. थर्ड एस्टेट में भी वो लोग ही आए थे जो रिच थे या एजुकेटेड थे. पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. जो पुअर फार्मर थे
आर्टिसंस थे और जो वुमेन थी उनको उस सभा में, उस असेंबली में एंटर करने से मनाही थी। उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो उस असेंबली में एंटर कर सके। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। जबकि उनकी जो शिकायतें थी, उनकी डिमांड्स थी, उनकी मांगें थी, असेंबली के सामने पत्रों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से रखी गई। तो उन लोगों ने लगभग 40,000 लेटर भेजे थे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव उस असेंबली में लेकर आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। पिछले टाइम से जो वोटिंग होती थी स्टेट जनरल की, उसके लिए एक नियम बनाया गया था कि हर का स्टेट के पीपल का 1 वोट होगा। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब भी लुइस 16 ने उसी नियम का पालन किया। उसके अनुसार हर स्टेट जनरल को एक वोट करने का राइट होगा। मिंटू से जो तीनों स्टेट के पीपल हैं वो एक ही वोट कर सकेंगे। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। पर जो अब की बार थर्ड स्टेट के पीपल्स ने डिमांड की, रिप्रेजेंटेटिव ने डिमांड की कि अब की बार जो वोट है वो पूरी असेंबली के लिए रखी जानी चाहिए, मतलब हर मेंबर का 1 वोट होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबको वोट करने का राइट, यह एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी के अनुसार सबको 1 वोट करने का राइट है। और इस प्रिंसिपल के बारे में फ्रांस के लोगों को नॉलेज रूसो की बुक से मिलती है। रूसो एक फिलोसफर थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में, इस प्रिंसिपल के बारे में इस बुक में लिखा था, जिससे फ्रांस के लोगों को, थर्ड स्टेट के पीपल को नॉलेज हुई कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर पर्सन को 1 वोट करने का राइट है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब किंग ने इस प्रपोजल को मानने से मना कर दिया, तब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबली से बाहर आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना, विरोध करना शुरू कर दिया। द रिप्रेजेंटेटिव of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole France nation। जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे वो अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधि बताते थे कि वो पूरी फ्रांस की जनता की तरफ से बोल रहे हैं। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। 20 जून को ये सभी रिप्रेजेंटेटिव इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नेशनल असेंबली मेंबर्स। और उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस का नया संविधान नहीं बना लेते, नया संविधान ड्राफ्ट नहीं कर लेते, तब तक वो अलग नहीं होंगे। वो नए कॉन्स्टिट्यूशन से जो किंग की पावर्स हैं उनको कम करना चाहते थे, उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहते थे। दे वर लेड बाय मिराबाउ एंड एबे सीज। उनके जो लीडर थे वो मिराबाउ और आबे सिए थे।
ये उनके नेताओं के नाम हैं। Mirabeau was born in noble family but was convinced of the need to do away a society of feudal privileges. जो मीराबाऊ थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, परंतु वो जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे उनके विशेषाधिकारों को महत्व देते थे। उनके अकॉर्डिंग उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए। ही ब्रॉट आउट अ जर्नी एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द वर्ल्ड क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स। उन्होंने एक जर्नल पत्रिका निकाली और इसके अलावा उन्होंने वर्सेल के पैलेस में इकट्ठे हुए लोगों को भाषण भी दिया। Some important dates: Louis XVI becomes King of France, faces empty treasury and growing discontent within society of the old regime। 1774 में लुइस 16 फ्रांस के किंग बने। जब वो किंग बने थे उस समय जो खजाना था, ट्रेजरी थी फ्रांस की, वो बिल्कुल खाली थी और फ्रांस के लोगों में असंतोष था। 1789 में कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल, थर्ड एस्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बेस्टाइल इज स्टॉर्म्ड, पीजेंट रिवोल्टेड इन द कंट्री साइड। 1789 में एस्टेट जनरल की नियुक्ति हुई थी। जो थर्ड एस्टेट की स्थापना हुई थी, बेस्टाइल पर अटैक किया गया। जो फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उन्होंने भी इसी वर्ष मतलब 1789 में रिवोल्ट किया था। 1791 ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड to limit the powers of the king and to guarantee basic rights to all human beings। 1791 में फ्रांस का संविधान लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जिसमें गारंटी दी गई थी कि फ्रांस के किंग की पावर्स को लिमिटेड किया जाए। 1792 to 93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, द किंग इज beheaded। 1792 से 93 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था और राजा जो किंग थे उनका सिर काट के उन्हें मार दिया गया था। ओवरथ्रो द जैकोबिन रिपब्लिक ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इसके अलावा उन्होंने जो जैकोबिन क्लब थे उस रिपब्लिक को भी एंड कर दिया था और फ्रांस पर डायरेक्टरी रूल शुरू हो गया था। 1804 नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस, अनेक्सेस लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। 1804 में नेपोलियन फ्रांस के किंग बन गए थे और उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर लिया था। यूरोप के बहुत बड़े एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया था। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। 1815 में 1815 में नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गए थे। ये जो टेनिस कोर्ट की पिक है जहाँ पे लोगों ने शपथ ली थी कि वो फ्रांस के लिए नया संविधान बनाएंगे। हमने अभी पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे उनमें दो अच्छे लोग थे जिन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया था, नेशनल असेंबली के लीडर बने थे। उनमें से एक था मीराबाऊ और दूसरा एबे सियेज।
Abbe Sieyès, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? अब्बे सिए एक पृष्ठ थे। उसने एक पम्पलेट लिखा। पम्पलेट होता है प्रचार पुस्तिका, जिसका नाम था तीसरा एस्टेट क्या है? What is the third estate? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में जुटी हुई थी, बिजी थी, उस समय पूरे फ्रांस में एक आंदोलन चल रहा था, रिवोल्ट चल रही थी। A severe winter had meant a had harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoard supplier. बहुत अधिक ठंड हो गई थी। ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण फसलें ख़राब हो गई और जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो बेकरी के मालिक थे वो ख़राब स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रेड के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्वीज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। लंबे समय तक बेकरी के बाहर लाइनों में लगने के बाद जो वुमेन है वो एंग्री हो गई, तो वुमेन्स की उस भीड़ ने उस बेकरी पर अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी समय जो फ्रांस के किंग थे उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो पेरिस में एंटर करें। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। तो क्या हुआ, जो भीड़ वाले लोग थे वो काफ़ी गुस्से में थे। वो 14 जुलाई को बेस्टाइल जेल की तरफ गए, उस पर अटैक कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड हैंड्स ऑफ ब्राइगेंट्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। उधर से जो फ्रांस के गांव थे वहाँ पे एक रोमस, एक अफवाह फैल गई कि जो उनके मैनर्स हैं, जागीरदार हैं, उन्होंने बहुत सारे बैंड ऑफ ब्रिगेंड होता है जो लुटेरे हैं, उनके ग्रुप को बुला लिया है जो उनकी पकी हुई फसलों को ख़राब करेंगी। कैच इन frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked चैत्यू। तो इस अफवाह से जो किसान थे, फार्मर थे, वो डर गए। वो अपने हथियारों के साथ, जो उनके पास जो कसी थी, कुदाली थी या बेलचे थे, वो उनके साथ गांव के किलों में चले गए, जिसे चैत्यू कहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया। दे लूटेड हॉट ग्रेन। उन्होंने वहाँ पे जो अन्न के भंडार थे, जहाँ पे अन्न को संभाल के स्टोर करके रखा हुआ था, उन्हें लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज। तो उन्होंने उन दस्तावेजों को, उन डॉक्यूमेंट्स को, रजिस्टर्स को आग लगा दी जिसमें उनकी उधार लिखी हुई थी, जो उन्होंने अपने सामंतों से ली हुई थी। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. बहुत सारे जो कुलीन थे, नोबल मैन थे, वो अपने घरों को छोड़ गए और वो दूसरे आसपास वाली कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गए, वहाँ जाकर छिप गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution.
अब किंग भी तंग हो गए थे, डर गए थे, तो किंग लुइस 16 ने नेशनल असेंबली की डिमांड्स को मान लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क होगा, उसकी जो पावर्स हैं उन्हें कम किया जाएगा, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को नाइट के टाइम पे जो नेशनल असेंबली ने टैक्सेस थे, ड्यूटीज़ थी पीपल्स की, और उन्हें जो बंद करके रखा हुआ था जेल में, उस सभी रूल रेगुलेशन को ख़त्म कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी मतलब फर्स्ट एस्टेट के मेंबर थे, उन्हें जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे, उन्हें भी उन स्पेशल राइट्स को छोड़ना पड़ा, मतलब उनके स्पेशल राइट्स हटा लिए गए। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, टिथ्स वर एबोलिश एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। जो प्रिस्ट थे उनके स्पेशल राइट चले गए थे, उनके सभी जो रिलीजियस टैक्स थे वो भी ख़त्म कर दिए गए थे। जो प्रिस्ट थे जिन्होंने लैंड पर अपना कंट्रोल कर रखा था, कल्टीवेबल लैंड पर, उस कंट्रोल को भी उन्होंने फ्री करवा लिया। मतलब अब जो चर्च के प्रिस्ट थे उनके पास कोई भी लैंड नहीं थी, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स की लैंड के ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ था। उस कंट्रोल से उस लैंड को फ्री करवा लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर। इस तरह से गवर्नमेंट का 20 बिलियन लाइवर, ये उनकी करेंसी का नाम है, 2 बिलियन लाइवर्स पर कंट्रोल हो गया था। मतलब अब गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लाइवर तक मनी हो गई थी। उन्होंने किंग की 2 बिलियन लाइवर जो संपत्ति थी उस पर अपना अधिकार कर लिया था। न्यू वर्ड्स: चैत्यू, कैस्टल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और नोबल मैन। कैस्टल होता है स्टोर हाउस, या उनकी जो किंग और नोबल मैन की जो संपत्ति को या ग्रेन्स को या किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो हाउसेस बनाए जाते थे उन्हें चैत्यूज कहा जाता था। मैनर एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसियन। तो मैनर कौन होता है? जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जिन्हें हम सामंतवादी कहते हैं, जो ज़मीन पर अपना अधिकार रखते हैं और फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र गवर्नमेंट हो गई थी। नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791। नेशनल असेंबली ने अपना जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 1791 में कंप्लीट कर लिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका जो मेन पर्पस था वो था मोनार्क की पावर्स को कंट्रोल करना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions। तो जो पावर्स पहले एक ही पर्सन के हाथों में थी, अब उन पावर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया गया था। वो इंस्टीट्यूशंस थे द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे जो फ्रांस है वो राजतंत्र बन गया था।
जो संविधान के अकॉर्डिंग वर्क करता था। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। फिगर 7 एक्सप्लेन करता है कि अब नया जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस तरह से वर्क करता था। तो किंग की पावर्स को डिवाइड किया गया था। 3 इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी में जजेस होते थे, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर होते थे, नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर में थी और इलेक्टर्स थे। जो नेशनल असेंबली है वो किंग पर और मिनिस्टर्स पर कंट्रोल करती थी। एक्टिव सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। तो 28 मिलियन में से 4 मिलियन पीपल को वोट करने का राइट था। पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट। पैसिव सिटीजन वो थे जिन्हें वोट करने का राइट नहीं था। अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर। 3 मिलियन जो पीपल थे जिनमें वुमेन, चिल्ड्रन और 25 ईयर से बिलो पीपल थे, उन्हें वोट करने का राइट नहीं था। उन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था। जिन्हें वोट करने का राइट था उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए थे नेशनल असेंबली को कानून बनाने के। तो नेशनल असेंबली ने अपने नए रूल्स बनाए थे, लॉज बनाए थे। नेशनल असेंबली में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर हु इन टर्न चूज एन असेंबली। नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। सबसे पहले एक सिटीजन को चुना जाता था जो बाद में वो सिटीजन नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को वोट करने का राइट नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। वो लोग, वो मैन जो 25 ईयर से अबव थे और कम से कम 3 लेबर, एक लेबर के 3 दिन के वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया जाता था। मतलब उन्हें वोट करने का राइट दिया जाता था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। जो बाकी के बचे हुए मैन और वुमेन थे उन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। तो जिन पर्सन्स को वोट करने का राइट प्राप्त करना होता था उन्हें सबसे पहले एक अच्छा टैक्स पेयर बनना पड़ता था। मतलब जो अच्छा टैक्स पेयर बन जाएगा, करदाता बन जाएगा, वो ही नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता था, उसे ही वोट करने का राइट मिलता था। मीन्स टैक्स पे करने के अकॉर्डिंग वोट करने का राइट था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैन्स और सिटीजन्स के राइट्स की डिक्लेरेशन घोषणा के साथ शुरू होता है। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights। तो जो उन्हें राइट मिले थे, जीने का अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, कानून के सामने सभी पीपल इक्वल थे,
सबको इक्वल राइट्स दिए गए थे। उन्हें जन्म के अधिकार मतलब जीने का अधिकार दिया गया, जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त हुए थे वो अधिकार दिए गए। तो जो भी अधिकार ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी थे वो उन्हें दिए गए थे। उन अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता था। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार था। मतलब वो उन्हें जो नेचुरल राइट्स मिले हुए थे उन राइट्स की प्रोटेक्शन करने का उन्हें राइट था। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन और सिटीजन्स के लिए राइट्स की क्या डिक्लेरेशन हुई थी? फर्स्ट वन इज मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। मैन फ्री जन्मे हैं और उन्हें फ्री रहने और इक्वल राइट्स प्राप्त करने का अधिकार है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनलिएबल राइट्स ऑफ मैन। These are liberty, property, security and resistance to oppression. सभी राजनीतिक संगठनों का जो मेन एम रहता है वो ह्यूमन बींग्स को जो बेसिक राइट्स प्रोवाइड करना, जो उन्हें नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन करना है। इसमें जो स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल हैं। रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन मीन्स होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। द सोर्स ऑफ all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. समग्र मतलब टोटल जो सॉवरेनिटी है वो नेशन में ही शामिल है। मतलब जो पूरा की पूरा कंट्रोल है वो कंट्री की गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी। सिर्फ एक ग्रुप या कोई एक सिंगल पर्सन उन पावर्स का यूज नहीं कर सकता। मतलब जो रूल है वो पीपल्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए और सेम कंट्री के ही लोग होने चाहिए। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू वट एवर इज़ नॉट इनजुडियस टू अदर्स। हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए मतलब सभी ह्यूमन बींग्स को स्वतंत्रता का अधिकार हो, पर ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का लॉस ना हो। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। जो कानून के द्वारा उन्हीं कार्यों पर अंकुश लगाया जा सकता है, उन्हीं कार्यों पर पाबंदी लगाई जा सकती है जिससे किसी के अधिकारों को हानि पहुंचती हो, मतलब जो दूसरों के लिए हानिकारक हो। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ का मतलब होता है अपनी विल, अपनी इच्छा को प्रकट करना। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, पर्सनैलिटी और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। सभी लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। नो मैन में बी एक्सक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। किसी भी पर्सन को बंदी नहीं बनाया जा सकता, ना ही उसे फ्री किया जा सकता है, ना ही उसे कोई सज़ा मिल सकती है जितने तक कानून उस मैटर में जांच पड़ताल ना कर ले। Every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by law. हर सिटीजन को बोलने का, लिखने का, प्रिंट करने का अधिकार है। उन्हें स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी अपने किसी भी तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, पर कोई भी पर्सन अपनी इस फ्रीडम का मिसयूज नहीं कर सकता, दुरुपयोग नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती है। मतलब वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कॉमन टैक्स इज़ indispensable, it must be assessed equally on all citizens in proportion of their means.
ऐसा ही टैक्स लगाने के एरिया में, क्षेत्र में भी लॉ बनाए गए हैं, उन्हें स्वतंत्रता दी गई है कि जो गवर्नमेंट है वो हर पर्सन पे एक जैसा टैक्स नहीं लगा सकती, सभी को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। मतलब कोई कॉमन टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जितनी किसी पर्सन की इनकम होगी उसी प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। सिंस प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनवायलेबल right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity require it. In that case a just compensation must be given in advance. किसी भी पर्सन को अपने प्रॉपर्टी के राइट से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक राइट है जो हर सिटीजन को मिलना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है, बैन लगाया जा सकता है, अगर वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मतलब अगर उसने किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, तब गवर्नमेंट उससे उसके बदले में उसके अधिकार छीन सकती है। इस तरह के मैटर्स में जो गवर्नमेंट है, इन केस जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, इस तरह के मामलों में मुआवजा जरूर देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को उन्हें उस प्रॉपर्टी को छीनने के बदले में मुआवजा देना चाहिए, पैसे देने चाहिए। थैंक यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will continue with our next topic, France abolishing monarchy and become a republic. Have a nice day.